नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में आखिर मुख्यमंत्री का चयन हो ही गया और वही होना था, यह आलाकमान ने पहले से तय कर रखा था और आज उसे राजस्थान में भी लागू कर दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में किया गया। आलाकमान ने सीधे सीधे केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, उन्होंने जो तय किया था वही तीनों राज्यों में हुआ। राजस्थान को लेकर बड़ी आशंका जताई जा रही थी, शायद इसीलिए राजस्थान का फैसला सबसे बाद में हुआ, क्योंकि यहाँ पर पार्टी को लग रहा था कि शायद इतनी आसानी से अपना फैसला लागू नहीं करवा पाएंगे। लेकिन राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही उन्होंने अपना फैसला लागू करवा लिया और विधायक दल का नेता दिल्ली से बनकर आया। जो नाम था वही नाम यहाँ पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया और भजन लाल शर्मा प्रदेश के नए सीएम चुन लिए गए। साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। कई तरह के लॉजिक लगाए जा रहे थे, लेकिन सब कयासों के बावजूद अंत में यही कहा जा रहा था कि नाम चौंकाने वाला ही होगा। दर्जन से ज्यादा नाम, उम्मीदवारों के नाम चलाए गए। हर वरिष्ठ नेता को दावेदार माना गया, हर जाति समीकरण को दावेदार माना गया, लेकिन उसके बावजूद, तमाम कयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली और चौंकाने वाला फैक्टर ही सामने आया। भजन लाल शर्मा, जिनके बारे में शायद वो खुद तो नहीं सोच सकते थे, कोई दूसरे भी कयास नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, संगठन के आदमी हैं। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो सीएम बन सकते हैं, लेकिन आलाकमान ने फिर चौंकाया। साथ में जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, दिया कुमारी का नाम जरूर इसमें शामिल था। माना जा रहा था कि 2 राज्यों के बाद तीसरे राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो राजस्थान के अंदर अपर कास्ट से, सवर्णों में से कोई मुख्यमंत्री हो सकता। तो दिया कुमारी उन पैमानों पर फिट बैठ रही थी, लेकिन दौड़ में सिर्फ उनका नाम था जिसको कहीं जगह मिली है और वो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा एक दलित चेहरा भी सामने आया डिप्टी सीएम के लिए, और प्रेमचंद बेरवा को, जो दूदू से चुने गए, वो भी पहली बार चुने गए, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया। कई समीकरण ध्वस्त हुए हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जरूर कहा जा सकता है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं और राजपूत डिप्टी सीएम भी है और दलित भी डिप्टी सीएम है, तो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर नजर आती है। लेकिन उसके अलावा सारे पूर्वानुमान ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। आप कोई भी लॉजिक लगाएं, अनुभव की बात करें तो तीनों को ही, ना मुख्यमंत्री ना दोनों डिप्टी सीएम, किसी को भी अनुभव नहीं है कि सदन कैसे चलाया जाए या सरकार कैसे चले जाए। सरकार का अनुभव किसी के पास भी नहीं है। तीनों के पास कोई अनुभव नहीं है, तीनों बिल्कुल नए होंगे। सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है, मगर जब भी कोई चयन की बात आती है तो अनुभव की बात आती है, तो अनुभव के पैमाने पर उनके पास कोई अनुभव नहीं है। जातिगत समीकरण जरूर ध्यान रखे, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो वो समीकरण भी सारा ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीनों ही मुख्यमंत्री जयपुर शहर से की सीट है, सांगानेर वहां से मुख्यमंत्री हैं, और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, वो भी जयपुर शहर की सीट से चुनी गई हैं, विद्याधर नगर से। और साथ में जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बेरवा, वो भी दूदू से ही चुनकर आए हैं। दूदू भी जयपुर का ही हिस्सा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने एक नया जिला बनाया तो उसके अंदर दूदू को नया जिला बनाया था, लेकिन जो चुनाव आयोग ने जब चुनाव कराए तो 33 जिलों के मानकर चुनाव कराया। उस हिसाब से पूरा सत्ता का केंद्र जयपुर में बन गया है। हालांकि आगे जब मंत्री बनाए जाएंगे तब जरूर इसको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन पहली बार चुना हुआ सीएम भी बन जाए और पहली बार चुना हुआ डिप्टी सीएम भी बन जाए, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अब तमाम चीजें खंगाली जा रही है, भजनलाल शर्मा का रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो संगठन के अंदर महामंत्री रहे, 3 बार महामंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। और आज भी वो संगठन का काम देख रहे थे। दोपहर में मीडिया को वो बता रहे थे कि कितने बजे भोजन होगा और कितने बजे पंजीयन होगा,
और कितने बजे विधायक दल की बैठक होगी, शायद उन्हें तो नहीं पता था। अब भजन लाल शर्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, तो मेरे साथ भरतपुर के वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ जी हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। भरतपुर से राकेश जी हैं और भरतपुर से ही भजनलाल शर्मा हैं, वहीं के रहने वाले हैं। हालांकि जयपुर में की सांगानेर सीट से उन्हें टिकट दिया गया था और यहाँ उनको बाहरी भी बताया जा रहा था, लेकिन वो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। अब उनकी क्या राजनीति रही है, राकेश जी हमें बेहतर समझा पाएंगे। राकेश जी, आप भजनलाल जी के बारे में, आपने उनके साथ में काम किया, आपने उनका वो दौर भी देखा है, उनकी शुरुआत का दौर देखा है कि किस तरह से वो एक राजनीति में और किस तरह से आगे बढ़े। लोग जानना चाहते हैं उनकी राजनीति के बारे में। भजनलाल शर्मा और ओरिजिनली भरतपुर जिले में बयाना सब क्षेत्र है, उसमें अटारी गांव के रहने वाले हैं और बड़े लो प्रोफाइल आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं और संगठन की दृष्टि से बड़े सक्रिय रहे हैं। 2003 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे थे। तभी 2003 में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ से उन्होंने पार्टी से विद्रोह करके ये देवी सिंह भाटी की पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी उन्होंने। RSN नाम से, नाम तो पता नहीं, RSN था, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा था। शुरुआत उनके महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनको असफलता मिली और उनको केवल 5,968 वोटें मिली थी, जमानत जब्त हुई थी और 5वें नंबर पर रहे। इसके बाद भरतपुर में पार्टी के जिला महामंत्री भी रहे। फिर जयपुर चले गए। जयपुर में प्रदेश में उनको जिम्मेदारी मिली। शुरू में उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन एक पार्टी के प्रति बड़े कमिटेड थे और लगातार सक्रिय रहे थे। संगठन की दृष्टि से भी ये इतने सक्रिय थे कि भरतपुर में भी उन्होंने अपने समर्थक आज की तारीख में भी हैं जो इनको फॉलो करते हैं। ये शुरू से प्रयासरत थे कि उनको टिकट मिले और चुनाव लड़े। 2023 के चुनाव के लिए भी उन्होंने भरतपुर से टिकट मांगा था और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत थे। पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे जो कराया, उसमें जो यहाँ के दूसरे जो प्रतिद्वंदी थे इनके, गिरधारी तिवारी, उनके लिए ज्यादा समर्थन था, इनके लिए कम समर्थन था। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब ये लिफाफा खुला भरतपुर का, तो ये तय करने के लिए कि टिकट किसको दिया जाए, तो उसमें देखा गया तो गिरधारी तिवारी का ज्यादा था और इनके थोड़े कम मान रहे थे जो सर्वे करता थे। क्योंकि गिरधारी तिवारी भी संघ से जुड़े हुए हैं, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और 2 बार पिछले चुनावों में अपना दमखम दिखा चुके थे, बड़े मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। तो उन्होंने जो इनके फॉलो, जो उनको पैरवी कर रहे थे वहाँ, उन्होंने गिरधारी तिवारी को सेव करने के लिए इनको सांगानेर से ट्रांसफर कर दिया। सांगानेर में जो अशोक लाहौटी वर्तमान में जो निवर्तमान जो MLA थे, वो वसुंधरा गुट के थे और उन्होंने वसुंधरा राजे के समर्थन में कई बार उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए थे। इससे जो संघ था, जो संगठन था, वो नाराज था और सांगानेर जो सीट है वो बीजेपी के लिए बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है, या किसी को भी खड़ा करते हैं वो चुनाव जीतता है, इसलिए भजनलाल शर्मा को एक्सेप्ट कर दिया गया। भरतपुर से भी जो गिरधारी तिवारी को टिकट मिल रहा था, वसुंधरा ने लास्ट मोमेंट पर जो तीसरी लिस्ट आई, उसमें गिरधारी तिवारी का टिकट कटवा दिया और उसकी जगह विजय बंसल को टिकट दिलवा दिया, तो विजय बंसल चुनाव आ गया। भजनलाल शर्मा के मुकद्दर में लिखा था, ना किसी को अप्रत्याशित रूप से कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो MLA बनने के बाद मंत्री बनने की भी शायद संभावना कम दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनका चयन हुआ, उससे जाहिर हुआ कि पार्टी में उनकी पैठ बहुत जबरदस्त है। उन्होंने संगठन में जो काम किया लगातार 10 साल उन्होंने काफी काम किया, पूरा राजस्थान घूमे, जगह जगह जो भी कार्यक्रम होते थे उसके संचालन में, उसके कार्यक्रमों के आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। भरतपुर में भी जो कार्यक्रम होते थे उनसे लगातार लगे हुए थे, आते जाते रहते थे। पिछले जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, महापौर का जो चुनाव होना था, उसके निर्वाचन के लिए भी इनको प्रभारी बना गया था, लेकिन यहाँ उनकी दाल गली नहीं थी और वो यहाँ कांग्रेस का ही वोट बन पाया,
महापौर बन पाया, ये बैरंग होकर के लौट गए थे। लेकिन यहाँ इनके चयन से, चीफ मिनिस्टर बनने से भरतपुर के लोगों में बहुत खुशी है, उत्साह है। उनको लग रहा है कि उनका अपना आदमी वहाँ मुख्यमंत्री बन गया है। शायद भरतपुर के शायद विकास में कोई प्रगति हो सके, कोई काम हो सके। राकेश जी, आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं कि ये भरतपुर से टिकट चाहते थे, यही कह जी। रहे हैं आप? तो हाँ। भरतपुर से टिकट चाहते थे भजनलाल, लेकिन वहां टिकट मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला। और वसुंधरा समर्थक विजय बंसल जो पार्टी से बाहर थे, वसुंधरा एंड टाइम पे उन्हें हाँ। पार्टी मिल गई, शायद उन्होंने तब तक पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी, तब उन्हें नहीं की टिकट मिल थी। गया था विजय बंसल को। हाँ हाँ हाँ। तो वसुंधरा समर्थक के कारण विजय बंसल का टिकट नहीं मिल सका और उन्हें शिफ्ट होना पड़ा जयपुर में, और वहां उन्होंने वसुंधरा समर्थक अशोक नहीं, लावटी उस को टिकट कर दिया। जिस समय इनका जो नाम आया था वो सेकंड लिस्ट में आ गया था, उस समय विजय बंसल का नाम कहीं नहीं था। इस समय इनके अपोजिशन में थे, जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो गिरधारी तिवारी थे, और इस बात की पूरी प्रबल संभावना थी कि वो गिरधारी तिवारी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि वो भी आरएसएस लॉबी के थे, संघ लॉबी के थे, और संघ उनको पुरजोर उनके लिए कोशिश कर रहा था कि भरतपुर से वो उनको टिकट मिले, और वो सबसे सशक्त दावेदार होते अगर उनको टिकट मिलता। विजय बंसल निष्कासित थे। उससे जिस दिन तीसरी लिस्ट जारी हुई है, 6 या 7 तारीख थी शायद, लास्ट डेट थी 8 तारीख, 6 या 7 तारीख को 6 तारीख थी। हाँ 8 तारीख को, 6 तारीख को यहाँ से वसुंधरा राजे गई थी, निकली थी, वो विजय बंसल के होटल पर ठहरी थी, वहाँ पता नहीं इनकी क्या गुफ्तगू हुई। उसके बाद उन्होंने भरतपुर के टिकट को लेकर अपना भरतपुर टिकट लेकर अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था, और भरतपुर के टिकट पर अड़ गई थी। हालांकि विजय बंसल ने इधर उधर प्रयास किए थे, लेकिन उनकी मुख्य पैरोकारी वसुंधरा ने की थी, और वसुंधरा की दलील थी कि यह सीट जो वैश्य समाज की है, और 3 बार ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लगातार जीतते हैं, एक ही चुनाव ये पिछला हारे हैं 2018 का, इस कारण इनको टिकट दिया जाना चाहिए। तो उनकी बात रखते हुए इनको टिकट दे दिया गया, और गिरधारी तिवारी का टिकट कट गया। लेकिन बाद में ये विजय बंसल भी चुनाव हार गए, और यहाँ से आरएलडी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते। यानी वसुंधरा राजे ने उन्हें वहां से टिकट नहीं लेने दिया, और फिर बाद में सांगानेर में जब उनको टिकट मिला तो वसुंधरा राजे के समर्थक का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। और बाद में आज की तारीख में जब सरकार भरतपुर का जो बनाने टिकट है वसुंधरा ने नहीं कटवाया, भरतपुर का टिकट वसुंधरा ने नहीं कटवाया। भरतपुर का टिकट तो ये खुद की इनकी पैरोकारी थी, और जो दूसरे इनके प्रतिद्वंदी जो टिकट चाह रहे थे गिरधारी तिवारी, उनके जो पैरोकार थे, उन्होंने उनके प्रयासों से, मैं समझता हूँ गिरधारी तिवारी घनश्याम तिवारी जी के ज्यादा नजदीक रहे, तो घनश्याम तिवारी शायद होंगे, संघ के जो नेता थे वो उनके पैरोकारी कर रहे थे, और उधर इनका भजनलाल जी का दबाव काफी था टिकट लेने के लिए। तो हो सकता है कि इनको सांगानेर इसीलिए शिफ्ट किया गया हो कि उधर से तो ये सेफ सीट है सांगानेर, वहां से भजनलाल चुनाव लड़ लेंगे, और भरतपुर से गिरधारी तिवारी चुनाव लड़ लेंगे। तो गिरधारी तिवारी का जो टिकट कटा वो तो लास्ट मोमेंट पर टिकट कटा, जो बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई उसमें, तो ये तीसरी लिस्ट आने से पहले ही इसका भजनलाल जी का टिकट फाइनल हो चुका था दूसरी लिस्ट। यानी भरतपुर से जहां से टिकट वो चाह रहे थे वहां वसुंधरा समर्थक को टिकट मिला, और जहां वसुंधरा हाँ हाँ समर्थक को हाँ टिकट हाँ। था सांगानेर में, वो टिकट काटकर मां इनको उन्हें टिकट हाँ दिया गया। भजन, तो हाँ आज की भजनलाल जी तारीख बोला। में वही भजनलाल हाँ शर्मा ने वसुंधरा राजे की दावेदारी को खत्म करके और उनकी जगह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे निकले। और भजनलाल जी का एक रोल और रहा, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक एलिगेशन चला था कि 6 एमएलए को इन्होंने एक होटल के अंदर बंद कर रखा है, आपनो राजस्थान करके आपका रिजोर्ट था, इसके अंदर इनको शिफ्ट करने वाली बात थी। और एक वहाँ के शायद बूंदी के कहीं के 12 के जन कहीं के एमएलए थे वो, मीणा जी, तभी सूचना गई तो भजनलाल ही आपके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके जोशी जी के साथ अपने समर्थकों को लेकर के उस रिजोर्ट पर पहुंचे थे, और जबरदस्ती उस एमएलए को अपने साथ लेकर के आए थे, और भजनलाल शर्मा ने ही पार्टी हाईकमान को इसकी सूचना दी थी कि वसुंधरा राजे इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इससे क्या है, इसकी इनकी संगठन के प्रति और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर हुई थी, और ऐसे कई कार्य हुए थे, पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है, और निश्चित रूप से संगठन उनके ऊपर हावी रहेगा, संगठन जैसा चाहेगा वैसा काम करेंगे, व्यवहार में बड़े मृदु हैं, बातचीत में बड़े
हंसमुख है। आगे तो अब जो काम करेंगे, जब वर्किंग होगी, जब पता लगेगा कि बड़ा जिम्मेदारी के पद है। हमारी तो शुभकामनाएं कि वो इसमें सफल हों, लेकिन अच्छे आदमी हैं और राजनीति में ऐसे लोग कम ही होते हैं। राकेश जी, बस एक बात और बता दीजिए, जो हम्म, 2003 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, जी। वो क्या कहानी थी? और जो RSNM है, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के नाम से, हाँ 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 हाँ। उससे चुनाव लड़ा था, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, भाजपा के प्रत्याशी भी थे, वो चौथे नंबर पे रहे और ये 5वें नंबर पे रहे। ये क्या कहानी थी? तभी इन्हें भाजपा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा था? उस समय नए नए थे। अब ये बात आपको 20 साल पुरानी बात है। उनकी उम्र इस समय 56 साल है। 20 साल का 46 साल के, अब 36 साल के होंगे, ये यंग थे। और इनको उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ नदवे के अंदर ब्राह्मण वोटर बहुत है, कस्बे के अंदर। इसको उम्मीद थी कि ब्राह्मण वोट इनको मिलेंगी और बीजेपी, और इस कारण वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो नब्बे कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी विस्तृत, काफी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीजेपी ने जो टिकट दिया था, इसके डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वसुंधरा के खास आदमी थे। और कांग्रेस ने टिकट दिया था जो निवर्तमान जो एमएलए थे, यशवंत सिंह रामू को। और जो राजपरवार की थी कृष्ण कौर दीपा, वो निर्दलीय लड़ी थी। एक बीएसपी के चुनाव लड़े थे संजय सिंह, संजय कुमार करके। तो वहां पहले नंबर चुनाव जीती थी निर्दलीय कृष्ण कौर दीपा। दूसरे नंबर पर बीएसपी रही थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। और चौथे नंबर पर बीजेपी रही थी। 5वें नंबर पर ही रहे थे। 5,970 वोट इनको मिले थे। लेकिन ये तभी उसके बाद से फिर, क्योंकि ऐसी कोई बात थी नहीं, फिर बीजेपी में फिर आगे तो ज्वाइन कर लिया था। फिर बाद में, क्योंकि काम पूरी तरह आपके पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, इसलिए ये यहाँ के महामंत्री आ गए, बन गए भाजपा जिले के। और जिले की भाजपा बनने के बाद जब फिर स्टेट में पॉलिटिक्स, यहाँ 2013 से इनका प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ। 2013 में जब बीजेपी यहाँ चुनाव जीती, तो उसके बाद इन्होंने जो संगठन में जो काम किया, जो प्रयास किए, जो सारे काम किए, उससे इनको प्रतिफल ये मिला कि वहाँ स्टेट राज्य की जो यूनिट है, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। और उपाध्यक्ष रहते भी काफी सक्रिय रहे थे। सक्रियता के रहते उन्होंने अपना जो प्रवास था वो जयपुर में ही शुरू कर दिया था। अपनी फैमिली भी वहीं शिफ्ट कर ली थी और जयपुर में ही प्रवास करते थे। भरतपुर आना जाना रहता था। ये गिरिराज जी के बहुत बड़े भगत है। गिरिराज में पूछी लौटा एक जगह है, वहाँ जो मंदिर है उसके बड़े भगत है। इलेक्शन अभी सांगने से चुनाव लड़ रहे थे, लड़ने के दौरान भी एक दिन उस मंदिर पर आए थे दर्शन करने के लिए और चुनाव कैंपेन करने के लिए। और उस मंदिर पर तो आना इनका, ये आयोजन भी कराते रहते हैं। और इनके उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है। और बड़ा आते हैं जब 150 लोगों के साथ कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और सारे कार्यक्रम धार्मिक प्रवृत्ति के भी आदमी है। और धार्मिक प्रवृत्ति से उनका पूरा परिवार भी है। एक बार उन्होंने एक बड़ी कथा का भी आयोजन किया था। शायद ये बड़े संत आए थे, काफी बड़ा, 100,000 10-20-50,000 आदमियों का कार्यक्रम था। कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन वैसे वैसे सीधे और सक्रिय आदमी है, सरल स्वभाव के हैं। और बाकी अब तो चीफ मिनिस्टर की कोर्ट पर पहुंचे तो अब पता लगेगा कैसे क्या है। भरतपुर में बहुत लोगों के को जानते हैं और बहुत लोग इनको जानते हैं। मतलब आपको 100, 200, 400, 500 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमारा भजन लाल, हमारा भजन लाल। तो ये एक संगठनकर्ता के रूप में कच्ची पहचान है इनकी सारी रही है। और यहाँ इस समय भरतपुर में खुशी का बहुत माहौल है। लोग आगे एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, हम इस बात की खुशी है कि चलो भरतपुर का आदमी बन गया। और खासतौर से जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, वो ज़्यादा उत्साहित हैं। और एक दूसरे को बधाइयाँ देने में, फोन पर ही दे रहे हैं, वैसे भी मिलने, वैसे भी करने में लगे हुए हैं। काफी अच्छी जानकारी आपने दी भजनलाल जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका, पूर्व से राजस्थान आपका से भी बात बहुत करने के धन्यवाद। लिए। हाँ, आपका भी धन्यवाद। तो जैसा कि राकेश जी ने बताया, वसुंधरा राजे से उनके संबंध कैसे रहे हैं। 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके पहले उन्होंने बीजेपी के कैंपेन को लीड किया। उस समय भजनलाल नदबई से चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और तब जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो वसुंधरा राजे के समर्थक थे। और
इस बार वो भरतपुर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वसुंधरा राजे के समर्थक विजय बंसल को टिकट मिला, उन्हें टिकट मिला सांगानेर से, जहां वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया और भजनलाल शर्मा को टिकट मिला। और अब अंत यह है कि आज वसुंधरा राजे का दावा काटकर उनकी जगह पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये थी उनके संबंधों की कहानी। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार।